कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो इस वाली वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स वैसे होते क्या हैं, वो मेथड्स हैं या वो चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करने से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक, तो स्टार्टिंग यहाँ से कर लेते हैं कि फिर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। ठीक, तो क्वेश्चन, व्हाट आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि हम कुछ मेथड्स यूज कर रहे हैं ना प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स यूजर फ्रेंडली होने चाहिए और जो इनको यूज कर रहा है उसके लिए ये इजी टू यूज होने चाहिए। नेक्स्ट, ये इजीली अवेलेबल हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि इनको यूज किस लिए किया जा रहा है, पहले तो वो समझो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करने हैं कि पॉपुलेशन कम हो जाए, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं। ऊपर से वो कॉन्ट्रासेप्टिव मिले भी ना, इजीली अवेलेबल भी ना हो, तो फिर फायदा क्या? वो बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो हमने लॉन्च करे उसका फायदा ही क्या है? ठीक है। नेक्स्ट, ये मेथड्स ना इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव का मीनिंग ऐसा नहीं है कि अगर किसी कपल ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया है तो ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि यूज मेथड्स को यूज करने के बाद भी लेडी प्रेग्नेंट हो गई है। नेक्स्ट, ये रिवर्सिबल होने चाहिए। रिवर्सिबल का मीनिंग कि फैमिली प्लानिंग को समझो कि एक बच्चा है, अब वो या तो ये चाहते हैं कि ना दो बच्चों के बीच में गैप हो जाए, राइट, कि एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे को आने में 3-4 साल का गैप होना चाहिए, तो रीयूजेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कर लिया तो अब नेक्स्ट टाइम वो प्रेगनेंसी के लिए अगर प्लान भी करें और प्रेगनेंसी ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन होंगे? वो होंगे जो यूजर फ्रेंडली हैं, साथ में इजीली अवेलेबल हैं, इफेक्टिव हैं और रिवर्सिबल हैं। तो सीधे सीधे इनके पॉइंट्स लिख लेती हूँ। वो वाले जो यूजर फ्रेंडली है, साथ में इजीली अवेलेबल, नेक्स्ट ये इफेक्टिव है, नेक्स्ट ये रिवर्सिबल है। साथ में ना इनके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो या तो इनके पास साइड इफेक्ट है ही नहीं, नो, और या तो है तो बहुत कम है, लेस साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स जैसे कि अगर फीमेल ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होना बंद हो जाए। समझ रहे हो? वो होता है साइड इफेक्ट। या ऐसा हो रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें अबनॉर्मेलिटीज आ रही है, वो इरेगुलर हो गई है कि हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल को फ्लो होना चाहिए, और ऐसा हुआ कि एक मंथ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ने अपना रन किया लेकिन 1 या 2 मंथ उसने स्किप कर दिया, तो ये साइड इफेक्ट्स है। ऐसे नहीं आने चाहिए, और अगर आ रहे हैं तो बहुत कम आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की कैटेगरीज देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नंबर फर्स्ट, कलर चेंज करो, किसी और कलर से लिखो। फर्स्ट, नेचुरल मेथड्स। नंबर सेकंड, बैरियर्स। नंबर थर्ड, IUDs, intrauterine devices. Number four, oral contraceptives. Number five, injectables. Implants and surgical method. ठीक है, वन बाय वन अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल मेथड से। नेचुरल मेथड यानी कि हम इन मेथड्स में किसी भी टैबलेट का यूज नहीं कर रहे, किसी डिवाइस का यूज नहीं कर रहे।
नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो ये मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है कि भाई ओवम को स्पर्म से फ्यूज नहीं कराने देना है। तो प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग chances of ovum and sperm meeting। ठीक, अब नेचुरल मेथड्स में क्या क्या मेथड्स आते हैं? नंबर 1, पीरियोडिक अब्सिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है तो आपको पता है कि डे 14th पे एलएच सर्ज होता है। उस एलएच सर्ज की वजह से ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता था और ओवम रिलीज हो जाता है, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाता है। तो डे 10 से लेके डे 17 तक, देखो डे 14 ये आइडियल सिचुएशन लिखी है कि 14th पे एलएच सर्ज हो गया। उससे एक दो दिन पहले भी हो सकता है, उससे एक दो दिन बाद में भी हो सकता है। तो हमने एक लिमिट ले रखी है कि भाई 10 से लेके 17 डेज तक का ये पीरियड ले लेते हैं, जिसको हमने बोला है कि ये ओव्यूलेशन का पीरियड है। तो इस वाले टाइम पे पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, पीरियोडिक यानी कि ये टाइम, और एब्सिस्टेंस यानी किसी चीज की अब्सेंस, और अब्सेंस किसकी? कोटिस की, मीटिंग की, यानी अवॉइड करें कोटिस को, सो दैट कि इन वाले डेज में जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है और हाई चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, उस टाइम पे अगर कोटिस को अवॉइड करें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो दैट मीन्स प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इन दिस कपल अवॉइड कोटिस फ्रॉम डे 10 to 17 of menstrual cycle when ovulation could be expected। क्योंकि इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस वाले पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो हम ये भी तो लिख रहे हैं, मतलब लिख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फर्टाइल पीरियड में कोटस को अवॉइड कर रहे हैं। तो इस वाले लाइन को भी जोड़ दो, दैट इज कोटस इज अवॉइडेड इन फर्टाइल पीरियड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्या करते हैं, सेकंड है विड्रॉल और कोटस इंट्रक्शन। इंट्रक्टस, इसमें क्या किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से मेल ने अपने पेनिस को रिमूव कर लिया। पहले किसके पहले? डिस्चार्ज ऑफ सीमन से पहले। कि सीमन अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर रिलीज हो जाता है तो सीमन में, आपको पता है सीमन इज द फ्लूइड कंटेनिंग द स्पर्म्स, तो स्पर्म्स फिर स्विम करते हुए एम्पुलरी स्टमस जंक्शन तक पहुंच जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें वही किया गया कि सीमन के डिस्चार्ज से पहले कर्टस को इंटरप्ट कर दिया गया, सो दैट कि सीमन का डिस्चार्ज नहीं हुआ और हमने फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर दिया। ठीक, तो द मेल पार्टनर इन दिस मेथड, द मेल पार्टनर withdraws the penis from vagina just before the ejaculation, so as to avoid insemination।
नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल मेथड में ही थर्ड मेथड तो नेचर ने दिया है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें क्या होता है कि जब मदर अपने बच्चे को फीड कराती है तो जो इंटेंस फीडिंग होती है वो स्टार्टिंग के 6 मंथ तक होती है, जब तक बच्चा 6 महीने का होता है तब तक इंटेंस फीडिंग चलती है उसकी। उस टाइम पे उस फीमेल के अंदर ना तो ओव्यूलेशन होता है ना उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करती है। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ओवम रिलीज ही नहीं हो रहा, तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के तो चांस ही नहीं बनता। तो लैक्टेशनल एमेनेरिया ये नेचर ने दिया हुआ एक मेथड है जिसमें एक फीमेल के अंदर 6 महीने तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करेगी, सो प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर फीमेल के साथ यही होता हो कि उसको डिलीवरी हुई है तो अब 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहेगी। कुछ फीमेल्स में ये चीज़ होती है, कुछ फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। तो दैट मीन्स इस नेचुरल मेथड के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसके बारे में। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कौन सा फैक्ट, कि जब इंटेंस लैक्टेशन हो रहा होता है उस टाइम पे ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करते। तो ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन ovulation and menstrual cycle does not run, वो नहीं चलती है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है अपनी चाइल्ड को तो उसके कंसेप्शन के चांसेस नील हो जाएंगे। तो सो द मदर who breastfeeds her child has nil chances of pregnancy। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसका ना इसी वाले में से क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज बता दो लैक्टेशनल एमेनेरिया का, इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये नेचुरल मेथड है, किसी भी तरह की टैबलेट या डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया जा रहा, तो इसमें कोई भी कैसा भी साइड इफेक्ट नहीं मिलता। तो एडवांटेज लिख देते हैं कि एज no medicine or devices are used, so there is no side effect। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया इस मेथड के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। द चांसेस ऑफ फेलियर of this method are high। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेचुरल मेथड। मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, बैरियर मेथड पे। बैरियर यानी कि रास्ते में कुछ रुकावट डाल दो। तो इसमें भी हमें यही करना है कि ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीट होने से रोकना है। तो इसके लिए कुछ बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं। तो बैरियर्स में यूज़ क्या करते हैं, हम कॉन्डोम का यूज़ करते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल होते हैं। दोनों ही अपने एक्सटर्नल जेनेटिलियास में उसका यूज़ करते हैं और ओवम को और स्पर्म को फ्यूज़ होने से बचा लिया जाता है। तो लिख देते हैं इसके बारे में कि
In this, ovum and sperm are prevented from physically meet. कैसे? बैरियर्स का यूज करके। और बैरियर्स में कौन सी चीज आती है? कॉन्डोम। तो हेडिंग लगा देते हैं, these are available for both मेल एंड फीमेल। किससे बने होते हैं? रबर से या फिर लेटेक्स से। ऑफ रबर और लेटेक्स। मेल्स कवर करते हैं पेनिस को और फीमेल्स कवर करते हैं वेजाइना या सर्विक्स को। ठीक है, तो मेल्स कवर पेनिस एंड फीमेल्स कवर वेजाइना और सर्विक्स। ठीक है, कब? जस्ट बिफोर द फर्टिस। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, तो ये प्रिवेंट कर देगा किसको? प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन को। अब इसका भी ना एडवांटेज लिखते हैं। एडवांटेज क्या है कॉन्डोम का यूज का? इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, निरोध। एक ब्रांड है जिस ब्रांड के कॉन्डोम्स किसी टाइम पे बहुत फेमस हुआ करते थे जब एनसीईआरटी प्रिंट हुई थी। अभी तो खैर आप ऐड भी देखते होगे टीवी में, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। खैर क्योंकि एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके? क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है और इजी टू यूज़ है, तो इसलिए ये प्राइवेसी देता है टू द यूज़र। ठीक है, तो लिख देते हैं क्योंकि ये इजी टू यूज़ है, सो प्रोवाइड प्राइवेसी टू द यूज़र। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये हो गया क्या? बैरियर। नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे? अच्छा, बैरियर्स में मैं कह रहा अभी शायद एक दो और भी बचे हैं, देखेंगे। बैरियर में बचा है डायफ्राम, इसमें बचे हैं सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स। ये सब भी किससे बने होते हैं? रबर से बने होते हैं। ये फीमेल्स के लिए बने हैं, तो ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है यानी कि सर्विक्स है, उसमें ये इंसर्ट करे जाते हैं। कब? कर्टिस के टाइम पे। और ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म की एंट्री को। तो ये स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और इसका एक और चीज़ है कि ये रीयूजेबल है। कॉन्डोम्स रीयूजेबल नहीं थे, तो ये रबर से बने हैं। आर इंसर्टेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेंशन करते हैं सर्विक्स of female, and they avoid the entry of sperm into female reproductive tract। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसे हैं? रीयूजेबल। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं, यानी कि कुछ क्रीम्स फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव एरिया पे अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फीमेल जो सॉरी स्पर्म है वो मर जाएगा। स्पर्मिसाइडल है ना, तो स्पर्म को मार देने वाली क्रीम्स हैं। इसके अलावा कुछ जेलीज हैं, कुछ फोम्स हैं, जेली GELL, कुछ जेलीज हैं, कुछ फोम्स हैं जिनका यूज़ करती है कौन? फीमेल। और ये स्पर्म्स को ब्लॉक कर देते हैं कि उसकी एंट्री फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो ही नहीं पाती। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आ गए।
ये भी एग्जाम्पल है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो भी एग्जाम्पल में आएगा। तो अगर आपसे पूछें कि भाई बैरियर्स के एग्जाम्पल दे दो, तो बैरियर्स में कॉन्डोम्स आ गए, डायफ्रम्स आ गए, सर्विकल कैप्स आ गए, वॉल्स आ गए, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आ गए, जेलीज और फोम्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, आईयूडीज। हेडिंग लगाते हैं IUDs, यानी कि इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो डिवाइसेस यूट्रस के अंदर इंसर्ट करना है, तो ऑब्वियस है कि इसके लिए डॉक्टर्स की और नर्सेस की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो डन बाय, डन लिखूं ऐसे लिखती हूँ, इंसर्टेड बाय, इंसर्टेड into the uterus by doctors or expert nurses। ठीक है, ओके, इसके एग्जाम्पल चलें। आईयूडीज के क्या क्या एग्जाम्पल है, लेप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी, CUT, कॉपर टी की एड भी देखी होगी आप लोगों ने, CU7, मल्टी लोड। ये जितने भी लिख रही हूँ सबको अच्छे से याद कर लेना, इनका अलग से पूछते हैं कि एग्जाम्पल बताओ, मल्टी लोड 375, एग्जाम्पल बता दो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए इसके। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या है, एग्जाम्पल्स में ही चल रहे हैं। तो लिप्स लूप हो गए, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस हो गए, इसके अलावा कुछ हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस भी हैं। इसका भी क्वेश्चन अलग से आया हुआ है कि हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस के नाम बता दो। हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस जिसमें आएगा क्या, प्रोजेस्टासर्ट है, LNG-20 है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई LNG-20 किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन कि ये डिवाइसेस काम कैसे करती हैं, कौन से वाली, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। फंक्शनिंग ऑफ कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस। कैसे करती है काम, तो कॉपर रिलीजिंग उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ना, अगर आपने यूट्रस में इन डिवाइसेस को इम्प्लांट कर दिया तो इनसे कॉपर के आयंस रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये कॉपर के आयंस स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, और मोटिलिटी के साथ साथ उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब वो मोटाइल ही नहीं रहा तो वो एम्पुलरी स्टिमस जंक्शन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ओवम से कब मिलेगा नहीं, तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो these devices these devices release copper ions in the uterus, copper ions in the uterus that suppresses the sperm motility and fertilizing capacity of sperm। ठीक, तो फिर हार्मोन रिलीजिंग के बारे में भी लिख देते हैं, ये कैसे अपना काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, functioning of copper releasing functioning of copper releasing IUDs, ये कैसे काम करती हैं। तो इनके नाम से भी पता चल रहा है ये हार्मोन, अच्छा मैंने गलत किया ना, हार्मोन रिलीजिंग, इनके नाम से भी पता चल रहा है कि भाई ये हार्मोन रिलीज करती है। अब अगर ये हार्मोन रिलीज कर रही है तो कहाँ जा रहा है वो हार्मोन, यूट्रस में जा रहा है। ये यूट्रस के एनवायरमेंट को ऐसा बना देती हैं कि अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। साथ में
भाई याद है ना आप लोगों को कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स के पास आकर ही तो इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। तो इसने एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया कि यहाँ पे अब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, यहाँ जो सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स है, इसके म्यूकस के कंटेंट को ये ऐसा चेंज कर देगी कि इसकी वजह से जो स्पर्म है वो अंदर नहीं एंटर हो पाएगा। फर्स्ट थिंग, एंटर नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट, अगर वो एंटर हो रहा है तो वो मोटिलिटी नहीं लेके आ रहा है, यानी कि मोटाइल नहीं है, यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो लिखते हैं कि दे रिलीज hormones into the uterus and thus make uterus unsuitable unsuitable for implantation। ठीक है, and make cervix hostile to the sperm। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का एग्जाम्पल में क्या था, LNG-20 एंड प्रोजेस्टेसर्ट कैसे काम कर रहे हैं, हार्मोन रिलीज करके यूट्रस के एनवायरमेंट और सर्विक्स के एनवायरमेंट को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे खत्म हुआ आईयूडी। नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, नंबर 4 या 5 जो भी था, ओरल एडमिनिस्ट्रेटिंग पिल्स या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ही डाल देती हूँ। ऐसी कुछ पिल्स यानी कि टैबलेट्स जिनको एक फीमेल कंज्यूम करती है। तो दो तरह की टैबलेट्स आती है, एक तो आती है वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार लेनी है। एक आती है डेली लेने वाली, जो कि 21 दिन तक हर रोज लेनी पड़ेगी। ठीक, तो ये क्या करती हैं, ये एनवायरमेंट को ऐसा बना देती हैं कि वहां से मतलब कहाँ पे, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, दैट मीन्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, ये इम्प्लांटेशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देती है। दैट मीन्स कि भाई इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पिल्स को लिया जाता है, और पिल्स दो तरह की आ रखी हैं, पिल्स आर टेकन ओरली। दो तरह की हैं, या तो ईदर टेकन डेली, रोज लेनी पड़ रही है, फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। ठीक है, इसके अलावा और वंस अ वीक पिल, वंस अ वीक क्या बोल रहा, वंस अ वीक पिल यानी कि हफ्ते में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये पिल्स काम कैसे करती हैं, तो अब इसका क्वेश्चन बना लेते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ओरल पिल्स। तो पहली बात, ये पिल्स होती क्या है, ये जो पिल्स होती हैं ये आती हैं स्मॉल डोजेस, किस चीज़ की, ऑफ ईदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो अकेले प्रोजेस्टोजन से बनी है या तो प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी है। ओके, ये तो कैसे बनी है, करती क्या है, ये अवॉइड कर देती है, इनिबिट कर देती है, रोक देती है, दे इनिबिट ओव्यूलेशन, एंड अगर ओव्यूलेशन हो गया तो फिर इम्प्लांटेशन को अवॉइड कर देंगे, मतलब इनिबिट कर देंगे, रोक दिया। साथ में ये सर्विक्स में जो म्यूकस का कंटेंट है उसको बढ़ा देंगी, जिससे कि जो स्पर्म है उसकी एंट्री ही नहीं हो पाएगी, जैसे कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज भी कर रहे थे। तो दे ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ
cervical mucus to prevent or retard the entry of sperm into the फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल चलते हैं। एक टाइम पे जो फेमस आती थी पिल, उसका नाम था सहेली। ये वंस अ वीक पिल थी, वंस अ वीक पिल थी, हफ्ते में एक बार ली जाती थी। ये नॉन स्टेरॉइडल थी, हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस नहीं करती थी, नॉन स्टेरॉइडल थी। इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स देखे गए थे, तो वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, दैट मीन्स कि ये प्रिवेंट कर सकती थी उसको, प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से। तो हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गए क्या, पिल्स हो गए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक और हमारे पास है मेथड जिसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड यानी कि ऑपरेशंस, सर्जरी, ऑपरेशंस कराने पड़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या कर रहे हैं, स्टेराइल बना रहे हैं, यानी कि अब ये जो मेथड है ये परमानेंट हो गया, यानी कि इरिवर्सिबल हो गया। तो बहुत इसके लिए प्लानिंग चाहिए, सोचना पड़ेगा कि भाई आगे फिर आपको ज़रूरत तो नहीं है फिर से कंसीव करने की, या फिर से प्लानिंग की ज़रूरत तो नहीं है। तो पहले बस सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टेरिलाइजेशन के लिए जाते हैं। तो इस मेथड को कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। ओके, तो क्या करते हैं कि मेल और फीमेल का जो ट्रैक्ट है ना, गैमीट के रिलीज होने का जो ट्रैक्ट है, उसको कट कर देते हैं, और कट करके उसको टाई कर देते हैं। तो जिससे क्या किया हमने, परमानेंटली ब्लॉक कर दिया रास्ता। मतलब मैं अच्छे से समझा देती हूँ। क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट हम डील करते हैं फीमेल, सॉरी मेल के पार्ट से। तो मेल में जो सर्जिकल मेथड होता है उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। इस वेसेक्टोमी में हम वास डेफरेंस के एक छोटे से पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, या फिर काट के उसको टाई अप कर देते हैं, ठीक, स्क्रोटम के किसी पोर्शन के साथ। और हमने पाथवे ब्लॉक कर दिया कि भाई बने तो हैं बट रिलीज नहीं होंगे। जैसे मैं दिखा दिया, डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया। जैसे ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस में याद है ना आपको सारी डिटेल्स, नहीं याद है तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ से रिलीज हो गए गैमीट्स, फिर वो ट्रेवल करके जाते थे और यहाँ आ जाता था वास डेफरेंस। फिर वो वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए मूव करके जाता था, और जहाँ उसको मिल जाते थे सेमिनल वेसिकल्स और बल्बोयूरेथ्रिक ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रिक ग्लैंड्स में। ठीक है, ओके। फिर ये ऐसे मूव करके जाता था और पेनिस से जाके मीट हो जाता था, और फिर यहाँ से बॉडी के बाहर। तो क्या किया कि हमने ना इस वास डिफरेंस को यहाँ से कट कर दिया, कट किया और कट करके इसको यहाँ से टाई अप कर दिया। अच्छा, ऐसे आपने सील कर दिया। तो अगर यहाँ गैमेट बन भी रहे होंगे, गैमेट तो देखो बनेंगे, वो तो नहीं रुके, यहाँ से गैमेट बने हैं, बन गए, वास डिफरेंस तक तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया तो वो इस तरफ आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं तो यहाँ से सीमन रिलीज नहीं होगा। मतलब कि स्पर्म्स जब पहुंचे ही नहीं है पेनिस तक, तो वो रिलीज नहीं होंगे, रिलीज नहीं होंगे तो दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर कोटेस किया भी जाए तो। ठीक है, अब लेकिन इससे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने इस पाथवे को कट कर दिया, फिर यहाँ से इसको सीज कर दिया, ब्लॉक कर दिया अच्छे से, फिर इसको टाई अप कर दिया, जिसको मतलब जैसे टांके लगाते हैं वैसा कुछ किया हमने, ब्लॉक कर दिया। तो अब ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, आप इसको वापस से खोल के फिर से रास्ता बना दो, इसकी बहुत 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 कम चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलूँ कि ये इरिवर्सिबल मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट डाल दो इसके अंदर, इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इरिवर्सिबल होने के साथ साथ ये हाईली इफेक्टिव है।
चांसेस ही नहीं है फेल होने के, मतलब फेल होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो मेल्स में होती है क्या, मेल्स में होती है वेसेक्टोमी और फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टोमी। तो पहले वेसेक्टोमी को लिख लेते हैं कि इसमें एक स्मॉल पोर्शन हमने कट किया है किसका, वास डेफरेंस का, और उसको या तो रिमूव कर दिया या तो टाई अप कर दिया स्क्रोटम के कुछ इंसिजन्स के साथ। ठीक है, तो लिख देते हैं कि इन दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ vas deferens is cut and tied up with a small incision of scrotum। ठीक है, फीमेल्स में चलें अगर, तो फीमेल्स में जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी, सॉरी ट्यूबेक्टोमी। अब एक सेकेंड इनको अंडरलाइन कर दो डिफरेंट कलर से, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब का एक स्मॉल पोर्शन कट कर दो और कट करके उसको फिर एब्डोमेन के स्मॉल इंसिजन के साथ आप जोड़ दो या फिर वेजाइना के साथ जोड़ दो। तो फिर से हमने ब्लॉक कर दिया कि अब ओवम और स्पर्म कभी मीट ही नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ हो गई ओवरी, यहाँ हो गया फिमरे, ये हो गया इन्फेंडेबुलम, ये हो गया एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन, ये हो गया फिर यहाँ जाके यूट्रस। तो हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ अगर ओवम रिलीज होगा तो मूव करके तो यहीं जाएगा, यहाँ से आप इसको कट कर दो, टाई अप कर दो, तो अगर स्पर्म एंट्री लेता भी है यूट्रस में तो इस तरफ तो आ ही नहीं पाएगा, नहीं आएगा तो फ्यूजन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो लिख देते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम, स्मॉल पोर्शन ऑफ a small portion of fallopian tube is cut or tied up with किसके साथ, small incision from abdomen या फिर vagina और vagina। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज हो जाएगा ये कि ये हाईली इफेक्टिव है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये इरिवर्सिबल है। अगर अब वो कपल चाहे कि फिर से प्लान करना चाहते हैं बेबी के लिए, तो बहुत ही मतलब नील समझो ये चांसेस कि ये वापस से रिवर्स करके फिर से गैमीट्स की के मीट होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो चलो इस वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। मैंने कोशिश करी है कि सारे नोट्स को बहुत इजी लैंग्वेज में और अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूं। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको अपने आंसर में पुट अप करना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।